होमोजेनियस इक्वेशन का आपको जैसे कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड पे एक इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइज हो जाता है। जैसे ये फंक्शन g ऑफ x है तो x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जो टोटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करे और वो इक्वेशन में अराइज हो रहा हो तो हम कहते हैं कि ये एक इनपुट फंक्शन है। इसको इनपुट फंक्शन भी कहा जाता है, फोर्सिंग फंक्शन भी कहा जाता है। अगर इस तरह का फंक्शन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अराइज हो जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है कि ये नॉन होमोजीनियस है। और अगर ये g ऑफ x 0 हो जाए तो वो आपके पास होमोजीनियस बन जाता है। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने अपना माइक ओपन रखना है ताकि आइडिया हो जाए कि लेक्चर बाद दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आइडिया ही नहीं रहता, ठीक है। तो साथ साथ आपने फीडबैक देते जाना है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें आपने देखा था कि किस तरह आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस आप या तो कह सकते हैं चेक करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेकंड ऑर्डर की है तो उसके 2 सॉल्यूशन आते हैं, थर्ड ऑर्डर की है तो उसके 3 सॉल्यूशन आते हैं। और अगर वो तीनों सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उनका जो रास्कियन है वो नॉन ज़ीरो होता है। ऐसे ही है ना, नॉन ज़ीरो पढ़ा था ना अनमोल आदल? जी सर, नॉन जीरो पढ़ा था। तो अगर रास्कियन नॉन ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो उनको हम फिर मेथड ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन मीन्स कि उनको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। C1 फिर Y1 फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस C2 Y2 सेकंड सॉल्यूशन प्लस C3 Y3 थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। अब आपके पास नॉन होमोजीनियस है तो इसी तरह जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उनके फिर 2 पार्ट बन जाते हैं। एक आपके पास उसका होमोजीनियस पार्ट बन जाता है, जैसे कि ये एग्जांपल 1 में अगर आपको एक एग्जांपल 1 में, एक मिनट में इसको हाईलाइट करने के लिए ठीक है। तो ये एग्जांपल 1 में अगर आप इसको नोट करें तो इसमें आपके पास 2 पार्ट हैं। एक ये वाला पार्ट है जो लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ये राइट साइड पे सारा का सारा पार्ट इंडिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब इसके 2 पार्ट होंगे। एक आपके पास इस सोल्यूशन का एक वो पार्ट होगा कि जो इसका एसोसिएटेड विद द होमोजीनियस पार्ट होगा, यानी ऐसा सोल्यूशन जो होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होगा। और फिर हम एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो नॉन होमोजीनियस के साथ मिल के एक सोल्यूशन बनाएगा जिसको पार्टिकुलर सोल्यूशन का कहते हैं। जो सिंपल होमोजीनियस, यानी अगर हम इसका राइट साइड वाला ये पार्ट 0 करते हैं तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस बन जाती है। तो वो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है उसको कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहा जाता है। और जो राइट साइड पे नॉन होमोजीनियस पार्ट आ जाए तो फिर इस तमाम जो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस नॉन होमोजीनियस के तहत जो सॉल्व किया जाता है उसको हम कहते हैं ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है। यानी पार्टिकुलर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है कि जो इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कि जैसे अब इन्होंने फाइंड करने का तरीका तो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने जस्ट एक पार्टिकुलर सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन को जस्ट अगर आपने चेक करना है कि ये जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है तो आपने जस्ट इस सोल्यूशन को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी जैसा अब वाई पी है तो मीन्स वाई सोल्यूशन है, पी स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लें इसका, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी आप यूटिलाइज करें इसमें और यहाँ पे वाई की वैल्यू यूज़ करें। उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप कहेंगे कि ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो ये आपके पास मेन 2 पार्ट होते हैं, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। जिस तरह ये उन्होंने सारा फिर चेक किया है कि ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो सारा इस वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके उन्होंने एट द एंड देखा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अच्छा, अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर आते हैं। ऐसे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी कहा जाता है या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो एसोसिएटेड विद द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है।
ठीक है। और ये वही ऑलरेडी जो आप डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जो होमोजीनियस के जो अब से nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके n होमोजीनियस वो होंगे n सोल्यूशन होंगे और बाय द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी सोल्यूशन होगा, तो उसको हम yc से रिप्रेजेंट करते हैं। अब yc किससे लिंक होगा? yc जो होगा ये सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का एसोसिएटेड विद द होमोजीनियस पार्ट, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन होगा। और जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा उसको हम कहते हैं कि ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है। तो ये दो मेजर सोल्यूशंस यानी आपके पास समझ लें कि दो टाइप्स के सोल्यूशन आ जाते हैं। एक को हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कहते हैं, दूसरे को पार्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं वैसे इन जनरल, ये पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये और जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि दोनों को ऐड कर दें। आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किया और जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड किया। अब जो जनरल सोल्यूशन होता है वो नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन होता है। होमोजीनियस होगा तो फिर आपके पास एक ही सोल्यूशन आएगा और वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। नॉन होमोजीनियस आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो फिर दो सोल्यूशन आएंगे, एक होमोजीनियस सोल्यूशन पार्ट से जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अराइज होगा और एक नॉन होमोजीनियस पार्ट की वजह से जो पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सोल्यूशन अराइज होगा। तो दो तरह के सोल्यूशन होंगे नॉन होमोजीनियस के केस में। उन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, इकट्ठा कर दें, yc प्लस yp कर दें तो आपके पास एक जनरल y सोल्यूशन बन जाता है, उसको कहते हैं ये जनरल सोल्यूशन है। और हमेशा नॉन होमोजीनियस का जनरल सोल्यूशन निकाला जाता है। होमोजीनियस का आपके पास एक ही सोल्यूशन होता है, दैट इज द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो ये तीसरी टाइप होगी, ये उन्होंने ऐड अप कर दिया। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस एनी पार्टिकुलर सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी जनरल सोल्यूशन। अब एग्जांपल के तौर पर फिर ये क्या है कि ये चेक करें कि आइदर ये जो yp है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है जी। तो एज अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस then the complementary function of associated homogeneous equation is this। और complementary solution यानी ये इसका particular solution है इसका, और ये उसका ये जो yc है ना इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का complementary solution है। तो अगर आप जनरल solution बनाना चाहें तो yp और yc को ऐड कर दें तो आपके पास एट दी एंड एक जनरल solution आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट जो पार्ट है ये complementary function का पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है ये पार्टिकुलर इंटीग्रल का। तो ओवरऑल ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो जनरल सॉल्यूशन जी जी सर से हम जो yc है ये कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड करने का नेक्स्ट आगे प्रोसीजर है पूरा। आप जो उसमें से उसके डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है, फिर उसके रूट्स निकालने होते हैं। ठीक है जी। फिर वहाँ से तो ये जस्ट हम अभी इसमें जस्ट ये सीख रहे हैं कि अगर दो सोल्यूशन होंगे यानी अगर नॉन होमोजीनियस होगी तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे। ठीक है जी। होमोजीनियस होगी तो कितने सोल्यूशन होंगे। नॉन होमोजीनियस केस में जनरल सोल्यूशन कैसे बनेगा, तो ये सारा वो प्रोसीजर अभी सीख रहे हैं। आगे कैलकुलेट कैसे करना है ये नेक्स्ट पूरा प्रोसीजर है। इनको कैलकुलेट करने के फिर डिफरेंट मेथड्स हैं, एक मेथड नहीं है। ठीक है ना। डिफरेंट मेथड्स के तहत आप डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, मैं तो क्लियर है। ओके ओके। अच्छा अब ऐसे जी जी सर ये जो पिछली स्लाइड थी जिसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, जी जी सर इसमें ये एक लाइन है द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ऊपर उन्होंने नॉन होमोजेनियस लिखा हुआ है और जो है ना नीचे फिर उन्होंने जो है ना जीरो लिखा हुआ है। जीरो वाली इक्वेशन तो होमोजेनियस होती है। जीरो वाली होमोजेनियस होती है ना। एक मिनट मैं स्लाइड सर इससे पिछली वाली ये इसकी बात कर रहे हैं। नो सर इससे भी पहले जो आप जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस अच्छा अच्छा इस एग्जांपल से जरा सा पीछे। यस सर ये वाली। ठीक है सही हो गया। अब इसमें आपके पास ये जो पहले नंबर पे इक्वेशन लिखी हुई है ना ये है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो इस नॉन होमोजेनियस का जो सॉल्यूशन होगा वो yp होगा।
ठीक है, यानी नॉन होमोजीनियस का जो सोल्यूशन होगा, नॉन होमोजीनियस मींस के डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट विद फोर्सिंग फंक्शन, तो वो नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। तो इसका सोल्यूशन जब भी आप इसका फाइंड करेंगे ना, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी इक्वेशन का, तो वो पार्टिकुलर सोल्यूशन कंसीडर होता है, उसे YP कहते हैं। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन समझ लें कि वो यूनिक सोल्यूशन होगा, उसमें कांस्टेंट अराइज नहीं होंगे, वो एक ही सोल्यूशन होगा जो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, नॉन होमोजीनियस को। जहाँ तक बात है आपके पास ये नेक्स्ट होमोजीनियस पार्ट की, ठीक है, तो ये जो होमोजीनियस पार्ट है, इस होमोजीनियस पार्ट के जो है ना वो सॉल्यूशंस जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे, और उन सारा का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो आपके पास जो सॉल्यूशन बनाएगा वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनाएगा। यानी कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कांस्टेंट्स के ऊपर, यानी ये यूनिक ज़रूरी नहीं है, ये यूनिक तब होंगे कि जब इन कांस्टेंट की वैल्यू आप फिक्स रखेंगे, अदरवाइज हर कांस्टेंट के क्रॉसपोर्डिंग एक डिफरेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा। ये हमेशा कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो होता है वो एसोसिएटेड विद द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है दैट इज ओनली फॉर द नॉन होमोजीनियस। तो अब आप कहते हैं कि अच्छा कि इस टोटल जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया जाए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें आपको पता है कांस्टेंट्स भी आ जाते हैं ना, क्योंकि कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स कर दें तो वो तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, ऐसे ही है ना। तो फिर कौन सा सॉल्यूशन ऐसा होगा जो जनरल सॉल्यूशन भी हो और उसका सॉल्यूशन भी हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो हम कहते हैं कि फिर जो YP जो सॉल्यूशन है और जो YC सॉल्यूशन है, इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आपके पास एक सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा जिसमें कांस्टेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, और वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन वो फंक्शन होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन होता है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने एक जनरल सॉल्यूशन बनाना है कि जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो फिर जो जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड एज वेल एज कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस होते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होते हैं। तो इस वजह से ये दो सॉल्यूशन जो है इन दोनों का सम होगा, दैट विल बी अ सॉल्यूशन Y। अब ये जो सॉल्यूशन Y है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, मींस इसमें पुट कर दें तो उसकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, और इसके अंदर कांस्टेंट भी राइज हो रहे हैं तो ये जनरल सॉल्यूशन भी होगा। तो ये मेन लॉजिक है जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड द बिल्कुल पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सर ये मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है वो हमें होमोजीनियस इक्वेशन से मिलेगा? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है, ये जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है वो एसोसिएटेड होता है होमोजीनियस के साथ। ठीक है, उसको फाइंड करने का आगे आप वे पढ़ेंगे कि आप किस तरह उसको फाइंड करते हैं। उसका फाइंड करने के लिए आप उसमें समझ लें कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो वो फर्दर आगे आप प्रोसीजर आएगा। लेकिन जो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके पास एक जनरल नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन जो होगा Y, जो जनरल सॉल्यूशन होगा Y इज इक्वल टू YC प्लस YP होगा। अगर यही डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट साइड यानी नॉन होमोजीनियस बना दिया जाए, नॉन होमोजीनियस पार्ट ज़ीरो कर दिया जाए तो होमोजीनियस बन जाएगी। तो फिर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जस्ट क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो YP है ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो एक्चुअली YC ही होगा, फिर उसमें YP ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि YP तब कैलकुलेट करेंगे आप कि जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर है? ओके सर, यस ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम कहाँ तक पहुँच गए थे जी? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो लेट आपके पास बी द सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास नॉन होमोजीनियस है और
yp ठीक हो गया, सही है। अगर आपके पास इसी तरह कहता है कि अगर आप yp1 yp2 ypk विद kth पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हो आफ्टर nth लीनियर, कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशंस अगर डिफरेंट पार्टिकुलर सॉल्यूशंस उसको सेटिस्फाई कर रहे हो तो उनका जो सम होगा, देन ऑर्डर इक्वेशन 4 जो पीछे है ट्रिपल आई के डिस्टिंक्ट फंक्शंस, उसके लिए कुछ डिस्टिंक्ट फंक्शंस होंगे, यानी yp1 को एक फंक्शन होगा, yp2 एक फंक्शन होगा, वो सारे पार्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे। और वो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस किसके होंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। तो फिर अब वो जो सारे पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं वो डिपेंड कर रहे होंगे इस नॉन होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर, यानी जी आई का मतलब है कि कोई एक फंक्शन g1 कर लें, g2 कर लें, ठीक है। तो वो जो सारे, यानी आप डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपके पास सेम है, यानी राइट साइड जो है ना वो सेम है, लेकिन जस्ट क्या हो गया है इसमें, अगर आप बात थोड़ी सी गौर करें तो इसमें जस्ट राइट हैंड साइड वाला फंक्शन चेंज हो रहा है। जी आई का मतलब है कि i1 रखेंगे तो एक फंक्शन आएगा, i2 रखेंगे तो g2 सेकंड फंक्शन आएगा, i3 रखेंगे g3 थर्ड फंक्शन आएगा। यानी नॉन होमोजीनियस पार्ट में जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, यानी उसका होमोजीनियस पार्ट चेंज नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में हर नॉन होमोजीनियस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जब फंक्शन चेंज होगा तो एक डिफरेंट पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, यानी हर फंक्शन के लिए एक सॉल्यूशन होगा। तो जितने फंक्शन के जी आई, g1 g2, अब gk तक अगर ये चेंज होगा तो इसका मतलब k सॉल्यूशन आएंगे, तो उन सारा सॉल्यूशन का जो सम होगा दैट विल बी अ जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी एक पार्टिकुलर, वो भी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन वो सारे उनके, अब यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात नहीं की, जस्ट सम की बात की है। लीनियर कॉम्बिनेशन में तो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ठीक है जी। तो कांस्टेंट आ जाए तो वो तो जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है वो फिक्स सॉल्यूशन होता है। पार्टिकुलर मींस आप ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कि पार्टिकुलर का मतलब होता है कि वो ऐसा एक सॉल्यूशन होता है जो यूनिक होता है, यानी उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये आपके पास जो है उसका, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहें तो उसको इस तरह, यानी इस तरह लिख सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि g1 एक फंक्शन पहले आपने रखा, उसके लिए सॉल्व किया पार्टिकुलर सॉल्यूशन g2, तो अब आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल बना ली वो बन गई आपके पास। राइट साइड पे डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, जस्ट यहाँ पे फंक्शंस जो हैं वो सम की फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट है। g1 एक डिफरेंट फंक्शन है, g2 एक डिफरेंट फंक्शन है, gk एक डिफरेंट फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे कि आप इजीली, मतलब अगर आप चाहें तो इस पूरे फंक्शन को इकट्ठा भी डील कर सकते हैं एज वन फंक्शन। सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे आप बताता हूँ कि एक फंक्शन लिखा हुआ है 2x प्लस e⁻x। अब ये एक्चुअल देखा जाए तो ये इसको एज इट इज़ वन फंक्शन भी डील किया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा आसानी वो ये है कि आप इस फंक्शन को सेपरेट डील करें, इस फंक्शन को सेपरेट, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक सेपरेट पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करें, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक सेपरेट पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करें। अब क्या होगा, राइट साइड पे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो तो सेम होगी, जस्ट ये दो जो फंक्शन सम हो रहे थे आपने एक को पहले सेपरेटली सॉल्व कर लिया 2x रख के, फिर e⁻x रख के फिर सेपरेटली सॉल्व कर लिया। तो अब आपने जब कहा कि अच्छा इन दोनों को सम अगर करके एक जो फंक्शन बनता है, जो एक्चुअल फंक्शन था, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा कि जो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल आपने फाइंड किया है और जो इसका सेपरेट फाइंड किया उन दोनों का सम कर देंगे, तो वो जो सम होगा वो इस पूरे फंक्शन होल फंक्शन का पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो आप इस तरह यानी इजीली क्या कर सकते हैं कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नॉन होमोजीनियस पार्ट आ रहा होता है उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह सेपरेट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेटली सॉल्व करके उन सारों का पार्टिकुलर इंटीग्रल का सम आप कर दें तो एट द एंड आपको एक फाइनल पार्टिकुलर इंटीग्रल यूनिक, यानी एक यूनिक पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा फाइनल, ठीक है जी, जो कि उन सारे फंक्शंस के सम का पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई है, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है या इसमें और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है?
नो सर, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। एक जैसे कि आपके पास वो जो मैं एग्जांपल दे रहा था वही आपके पास आगे इस तरह की एक आ गई। अब अगर आप ये एग्जांपल कंसीडर करें तो इसके राइट साइड पे बहुत सारे फंक्शंस, ये देखें ना, अगर आप देखें इनको ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो ये आपके पास बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, जैसे 14x² आ रही है, 24x आ रहा है, -8 भी आ रहा है, +2x² +2x -x। तो ये डिफरेंट टाइप, यानी इनको अगर आप चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे ये x वाले और x वाले एक ही तरह के हैं तो इनको कंबाइन करके एक पार्टिकुलर इंटीग्रल इनका फाइंड कर लें, और e⁻x वालों का सेपरेट फाइंड कर लें तो दो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएंगे। लेकिन अगर आप में से और कोई इसको आसान बनाना चाहता है तो वो तरीकाकार ये है कि इसको मज़ीद फर्दर जितने ज़्यादा आप फंक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं, यानी सम या डिफरेंस का सिंबल जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ से आप समझ लें कि एक फंक्शन एक नया, ये जिस तरह अगर हम इसमें देखें तो इसके डिफरेंट वे में फंक्शंस बन सकते हैं। एक ये फंक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फंक्शंस बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको 6 पार्टिकुलर इंटीग्रल सेपरेटली फाइंड करने पड़ेंगे, बाद दफ़ा उनमें टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। ठीक है, तो आप यानी किसी वे में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इसमें से मज़ीद इसको और सिंपल वे में लेके जाना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है कि ये वाले जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये वाले, ये अगर इसको और से देखें तो ये और तरतीब से लिखें तो ये एक पोलिनोमियल टाइप फंक्शन बन जाते हैं, यानी सेकंड ऑर्डर की पोलिनोमियल सेकंड डिग्री की, -16x² +24x -x -8। तो इस पूरे को एक आप फंक्शन ले लें और ये x वाले को e⁻x को सेकंड ले लें तो दो पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंट वे में इसको ना आप डील कर सकते हैं। जैसे अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जी -4x² को और -4x² कहाँ पे था, अच्छा ये पार्टिकुलर इंटीग्रल इन्होंने सपोज ही किए हुए हैं। P1 उन्होंने कहा है कि ये पार्टिकुलर इंटीग्रल है, -4x² एक पार्टिकुलर इंटीग्रल है, ये एक दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल है और ये तीसरा है। ये 3 पार्टिकुलर इंटीग्रल हैं। उन्होंने कहा कि ये हैं और ये किसके हैं, एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन के है, यानी इसमें उन्होंने क्या किया है कि दिस वन नहीं सॉरी हाँ ठीक है, -16 और 24 और ये इन तीनों को इकट्ठा कर दिया। इन तीनों को अगर एक फंक्शन कंसीडर करके सॉल्व करें तो ये जो फर्स्ट P1 है ना ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल के लिए ये P1 एक पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इस स्लाइड में जस्ट इसी पार्टिकुलर इंटीग्रल को डिस्कस किया गया P1 को, कि P1 जो है दैट इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए तरीकाकार वही है कि आप उसका डेरिवेटिव लेके सब्स्टिट्यूट करें और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट भी अगर हम चलें सर ये P1 हम खुद, जी सर ये YP1 हम खुद खुद सपोज कर लिए, मीन्स के आप समझ लें कि ये आपको गिवन है। ठीक है ना, ये जस्ट समझाने के लिए है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो आपके जहन में भी बात चल रही है कि हम फाइंड कैसे करेंगे, तो स्टिल वो अभी चीज़ें आनी है कि आप किसके साथ कंबाइन करेंगे, तो आप जो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टिल जस्ट अभी हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम ये वाले जो है ये वाले फंक्शन को रख लें राइट साइड पे। अब इसमें तो देखें ना, हमने तो जो ओरिजिनल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो ये वाली थी जिस, अब इसमें राइट साइड पे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फंक्शन आ गया था। तो हमने सारा फंक्शन कंसीडर नहीं किया, हमने आसानी के लिए उसमें कुछ टर्म्स रख ली, जैसे फर्स्ट 3 टर्म्स रख ली। फर्स्ट 3 टर्म्स के मुताबिक जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है वो ये आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब P2 के किसके लिए बनाया, उसमें जस्ट उन्होंने क्या किया कि एक टर्म कंसीडर की है, और वो कौन सी टर्म कंसीडर की है, जस्ट वो जो है जी 2x² वाली। ठीक हो गया जी। और उसके लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल YP2 वो ये वाला है, यानी ये वाला पार्टिकुलर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो लास्ट थर्ड है P3 वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जिसमें ये राइट साइड पे जो फंक्शन है वो ये वाला अगर लें तो फिर आपके पास जो पार्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो ये बनेगा।
तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके राइट साइड पे अब अगर आप गौर करें तो 6 प्लस माइनस के यानी सेपरेट करने के बाद 6 टर्म्स आ रही थी 1 2 3 यानी मींस के 6 फंक्शन आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अब आप में से कोई अगर चाहे तो 6 के लिए अलग 6 डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकता है, हर एक का 6 पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी फाइंड हो जाएंगे, सेपरेट एक फाइंड हो जाएगा, उन सारों को कंबाइन कर लें, या आप वैसे कोई चाहे तो इस पूरे को एक ही कंसीडर कर लें। लेकिन जब आप फर्दर आगे जाएंगे कि किस तरह इन पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना है तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये जो चॉइस है ये कैसे करनी है, आया 2 फंक्शन लेने हैं, 3 लेने हैं, 1 लेना है, या मिलते जुलते ले लेने हैं, ठीक है, तो वो फर्दर आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो सिंपल इन्होंने जस्ट क्या किया कि पहले 3 फंक्शंस के साथ, फिर इस एक फंक्शन के साथ, और फिर इन 2 फंक्शंस के साथ 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस बना ली। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिनल को ब्रेक करके, यानी राइट साइड पे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो पार्ट है वो तो वही रहेगा ना, लेफ्ट साइड पे जस्ट राइट साइड वाला ब्रेक कर दिया। जो 6 टर्म्स थी उनमें से उन्होंने इस तरह एक ये, दूसरी ये, और फिर ये तीसरी ये, 3 टर्म्स बना ली। अब इन 3 टर्म्स को फिर जब उन्होंने सेपरेट लिखा तो पहली टर्म के साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ये बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो दूसरे टर्म के साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी वो ये बन गई, और जो तीसरे के साथ थी वो ये वाली बन गई। तो 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस बना ली, और फिर इन 3 पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गए, yp1 जो पिछली स्लाइड पे था, ये yp2 है और ये yp3 है। अब ये तीनों इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे पास उस जो मुकम्मल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये मेन समझाने वाली चीज़ है कि जब आप पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी होमोजीनियस पार्ट का नॉन होमोजीनियस पार्ट के जो फंक्शन उनको ब्रेक करते हैं तो हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक पार्टिकुलर इंटीग्रल आता है, उन सारे पार्टिकुलर इंटीग्रल्स का जो सम होता है दैट विल बी अ पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये मेन चीज़ थी इसमें। तो ये एक और टॉपिक है कि कंस्ट्रक्टिंग अ सेकंड सॉल्यूशन फ्रॉम अ नॉन सॉल्यूशन, कि किस तरह आप एक नॉन सॉल्यूशन की मदद से दूसरा सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये a2x y डबल प्राइम a1x y प्राइम प्लस a0x y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, ठीक है जी, y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम। तो क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है जैसे कि सेकंड ऑर्डर वाली है तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, और इसमें p ऑफ x और q ऑफ x मस्ट बी द कॉन्टीन्यूस मीन्स के जिस इंटरवल के ऊपर आप डील कर रहे हैं उसमें आपके पास ऐसी सिचुएशन ना हो कि ये अनडिफाइन हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी फंक्शन आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना वैलिड रहेगा सॉल्यूशन उस डोमेन के लिए कि जिसमें ये कंटिन्यूस होंगे जिस इंटरवल आई के लिए। अदरवाइज अगर जिसमें ये डिसकंटिन्यूस होंगे तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फिर उस तरह से स्टेबल नहीं रहेगी। तो ये चीज़ जो है इसमें जस्ट आपने ख्याल रखना है। तो अब सपोज जो y1 है वो कोई भी, वेट करें एक मिनट, ओके। सो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि y1 कोई भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, और ये वो सोल्यूशन है कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो हमारे पास समझ लें कि
ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है इसका तरीकाकार ये है कि ये मे बी आपको गिवन हो या मे बी आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट वे से। अगर एक सोल्यूशन आपको पता हो, नॉन हो, सर मैम बोला था ये y1 ऑफ x जो है ये नॉन सोल्यूशन है, नॉन हो, वही ना, उन्होंने बोला था। बिल्कुल। Yes. मतलब ये नॉन मीन्स कि ये गिवन है, या ऐसे भी हो सकता है। बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि जो पीछे थोड़ी सी चीज़ें आपने स्टडी की होंगी कि कोई ऐसे फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। सिंगुलर टाइप के सोल्यूशन भी बाद दफ़ा एग्जिस्ट करते हैं ना, तो किसी तरह का भी कोई सोल्यूशन हो Yes, सकता है, पार्टिकुलर टाइप का भी कोई सोल्यूशन हो सकता है कि जस्ट आपके पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो सोल्यूशन होता है। तो वो गिवन भी होगा, या पॉसिबिलिटी है कि आप उसको उसकी अगर नहीं गिवन तो आप जस्ट उसको कुछ फंक्शंस ट्राई कर लें, जैसे मशहूर फंक्शंस हैं e⁻x हो गया, या ये जो x स्क्वायर या इस तरह के जो मशहूर टाइप के फंक्शन है, मोस्टली यही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई फंक्शन हो, अब उससे अगर एक और फंक्शन सोल्यूशन आपने कंस्ट्रक्ट करना है तो ये उसको देख लेते हैं। तो वो आप क्या करेंगे कि एक नया सोल्यूशन डिफाइन करेंगे, y दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ u ऑफ x, ये कोई फंक्शन है, और y1 ऑफ x इज नॉन फंक्शन है, ठीक हो गया ये। अब आपने करना क्या है कि ये जो नया सोल्यूशन है, ये अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप चाहते हैं कि ये जो नया सोल्यूशन है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो, तो आप क्या करेंगे कि ये जो y है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि आपकी समझ लें कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ये मैं अगर बताऊं तो ये वाली, तो अब y अगर उसका सोल्यूशन है तो इसी तरह y का सेकंड डेरिवेटिव लेके y का फर्स्ट डेरिवेटिव और y वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आपके पास ये अज्यूम सोल्यूशन आपने कर लिया, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड ले लिया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, ठीक हो गया। और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे ना उसके कुछ कोफिशिएंट्स कंपेयर, जैसे u वाले कोफिशिएंट सेपरेट कर लिए, u प्राइम वाले सेपरेट कर लिए, u डबल प्राइम वाले। तो अब यहाँ पे जो u प्राइम के अंदर जो फंक्शन बन रहा था वो आ रहा था y1 डबल प्राइम प्लस p y1 प्राइम प्लस q y1। अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये उसी तरह से है, और इसमें हमें ये भी पता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन y1 भी है। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y1 पुट कर दें तो वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस के यहाँ पे अगर y1 आप इस तरह लिख दें तो इसका मतलब है y1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स मींस के दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल गोज टू जीरो व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट y1। तो इट्स मींस कि यही डिफरेंशियल इक्वेशन y1 के लिए भी होल्ड करेगी। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अगर y1 के साथ अगर ये एक्सप्रेशन कहीं भी आ जाए तो ये जिस तरह कि ये आ गया है y1 डबल प्राइम, तो ये आपके पास सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ये ऑलरेडी सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, ये अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया ज़ीरो तो पीछे आपके पास जो टर्म्स बच गई उसको देखते हैं ज़रा। ये तो पीछे जो बच गई टर्म वो आपके पास ये बच गई y1 u डबल प्राइम प्लस 2y1 प्राइम प्लस 3y1 u प्राइम इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन u, यानी अब ये नहीं, क्योंकि y1 आपके पास ये तो नॉन है, ये तो गिवन होगा, p भी कोई नॉन फंक्शन है, y1 y2 ये तो सारे नॉन फंक्शंस है, इसमें अननोन क्या है? सिर्फ u है। तो ये सेकंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई u में, और इसका अगर ऑर्डर वन ऑर्डर इसको रिड्यूस करना चाहिए एज इट इज़। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो एज इट इज़ सॉल्व कर लें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेकिन अगर आपने, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पीछे सॉल्व करना सीखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसका वन ऑर्डर रिड्यूस कर लेंगे। वन ऑर्डर रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि आपके ये जो u प्राइम है उसको किसी एक और नए वेरिएबल w के करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। वो सब्स्टिट्यूट किया तो आपकी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन w के अंदर चली गई और ये वन ऑर्डर इसका रिड्यूस भी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन w,
और हम अगर इसको गौर से देखें तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अगर वेरिएबल हम सेपरेट कर लें, डब्ल्यू वाले एक तरफ कर लें, बाकी सारे दूसरी तरफ कर लें, ठीक है। वैसे इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, इसको लीनियर टाइप बनाया हुआ है, लेकिन इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्राइम इस तरफ रह जाएगा, ठीक है जी। इसको अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये आपके पास इक्वल टू ये माइनस टाइम ये वाली टर्म सारी आ जाएंगी, इसमें डब्ल्यू डिवाइड हो जाएगा तो डब्ल्यू प्राइम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम 2y प्राइम y1 प्राइम प्लस py1 और ये जो y1 है ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर y1 आ जाएगा। तो अब ये सारे के सारा कोई नॉन फंक्शन है, कोई भी कोई फंक्शन होगा और इस तरफ आपके पास अननोन है, तो दोनों तरफ आपने जस्ट क्या करना है, इंटीग्रल लेना है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ w बन जाएगा नीचे, क्योंकि फंक्शन w ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ w। और ये जो सारे का सारा है ये कोई ना कोई आपके पास, अब क्योंकि इसमें अननोन सॉरी जो y1 है अभी स्टिल हमने एक जनरल फंक्शन रखा हुआ है, अगर पार्टिकुलर आप फंक्शन y1 के वैल्यू देंगे तो उस सूरत में आपको इसका यानी एग्जैक्ट इसका इंटीग्रल भी फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये वही वे है जिस तरह आप ऑलरेडी सेपरेटिंग वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड पे क्या किया जी, हाँ इन्होंने भी उसी तरह ही वैसे किया है, जस्ट उसको सेपरेट कर इस तरह सेपरेट कर लिया है। तो सेपरेट करने के बाद जो फाइनल आपके पास फॉर्म बनी डब्ल्यू का जो सोल्यूशन आया वो आपके पास इस तरह का आ गया। अब इसमें क्योंकि ये जो सारे इंटीग्रल्स हैं ये तभी सॉल्व हो सकेंगे कि जब आपके पास पी नाउन होगा, कोई y1 आप p नाउन मीन्स कि p कोई फंक्शन गिवन होगा। अभी तो जनरल फॉर्म में आप इसको y1 भी आपने जनरली रखा हुआ है, तो y1 और p की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u प्राइम आ जाएगा। उसके एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट कर देंगे, होल इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एट द एंड फाइनल u आ जाएगा। तो ये जो फाइनल u है ये वो वाला u था कि जो आपने एक नया वेरिएबल, अगर आप देखें तो आपने एक नया फंक्शन जो सपोज किया था दैट वाज इक्वल टू u इंटू y1। y1 तो नाउन था, u अननाउन था, तो यही अननोन हमने फाइंड करना था। अब जस्ट ये अननोन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करने के बाद फाइंड हो जाएगा, तो आपने इसमें u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एक और y सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये y सोल्यूशन कौन सा था, ये एक और सोल्यूशन आ गया जो कि y1 की मदद से आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको फर्दर आगे चला सकते हैं। अगर एक सोल्यूशन आपको नाउन हो तो आप किस तरह सेकंड सोल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने वैसे वैल्यू भी दी हुई है। अगर इसको मज़ीद फर्दर C1 और C2 की वैल्यू आपको अगर फिक्स करते हैं तो मज़ीद ये आपके पास एक समझ लें कि पार्टिकुलर फॉर्म में आ जाएगा सोल्यूशन। ठीक है जी, अब y1 भी एक सोल्यूशन है, y2 भी एक सोल्यूशन है। अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मीन इनका रॉस्कियन अगर ज़ीरो नहीं है तो इट्स मीन कि इनका लीनियर कम्बिनेशन भी सोल्यूशन होगा। तो फिर आप y1 और y2 को इस तरह लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इनके लिए फिर आपने जो y1 गिवन सोल्यूशन था और y2 जो आपने खुद से फाइंड किया, इन दोनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी इनका रॉस्कियन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर तो रॉस्कियन ज़ीरो आ गया इट्स मीन कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर आप इनको लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, यानी जनरल सोल्यूशन की फॉर्म पर आप इसे नहीं लिख सकेंगे। तो ये आपके पास एक था कि किस तरह एक सोल्यूशन अगर गिवन हो, ये एक एग्जांपल भी है आगे, एक सोल्यूशन गिवन था तो ये सारा प्रोसीजर आपने फिर वही सारा रिपीट करना है। ठीक है, एक आपके पास एक सोल्यूशन y1 गिवन है, आपने उसकी एक मदद से एक और सोल्यूशन y बना लेना है जो y होगा। ठीक है, या दूसरा तरीका इसका ये भी वैसे हो सकता है कि आपने जो फार्मूलाज लास्ट में वो जो ड्राइव किए हैं उसके अंदर बस वो वैल्यूज़ पुट कर दें। आपको पता है कि ये क्योंकि p ऑफ x है, आप p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें। y1 भी आपको पता है,
तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y2 निकाला जा सकता है, या फिर दूसरा तरीका आपके पास यही है कि आप सारे के सारा जो प्रोसीजर है जो आपने अभी किया है वो इस y1 के लिए और इस p ऑफ x के लिए आप खुद से फिर से अडॉप्ट कर लें, सारे का सारा रिवाइज कर लें। या तो अगर आपको ये वाला फार्मूला याद हो गया है, आपको डेरिवेशन के बाद ये वाला अगर जहन नशीन हो गया है y2 का, ये या तो y2 का ये डायरेक्ट यूज़ कर लें या फिर आप इसको ड्राइव कर लें। तो डायरेक्ट से ये फ़ायदा होगा कि टाइम आपको थोड़ा सेव हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला y2 वाला सेकंड सोल्यूशन वाला ये याद रखना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके तो एट द एंड उन्होंने y1 y2 फाइंड कर लिया। फिर इसका रस्किन भी चेक करना है, अगर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। इसी तरह एग्जांपल 2 भी आपने इसको देखना है, ठीक है। तो ये आपके पास था एक वे कि किस तरह आप एक सॉल्यूशन अगर गिवन हो तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसी को एक दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यानी अगर आपके पास एक सॉल्यूशन नॉन है तो आप नॉन की मदद से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी उस नॉन की मदद से एक सेकंड सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। और क्या कर सकते हैं कि आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो रिड्यूस हो जाता है उसमें। अगर आप देखें ना, जिस तरह हमने लास्ट में वो w को u के इक्वल पुट किया था ना, w प्राइम को w के, तो क्या हुआ था कि ऑर्डर क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, वन ऑर्डर रिड्यूस हो गया था। तो रिड्यूस होने के बाद आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी ये वो सारा वही प्रोसीजर है जो आप ऑलरेडी पिछले जो प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से जस्ट आपने उसके क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को रिड्यूस कर फर्स्ट ऑर्डर में ले आएंगे। फर्स्ट ऑर्डर में लाने के बाद जब फर्स्ट ऑर्डर में आ गया तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट आपने मेथड पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर के, उसमें सेपरेटिंग वेरिएबल भी हो सकता है। अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे लीनियर वे से, और अगर नॉन लीनियर है तो उसमें कौन सी टाइप है, रिकॉर्डी किस तरह की, तो जो भी आपके पास टाइप्स बनती हैं फर्स्ट ऑर्डर की वो सारी की सारी यूटिलाइज हो सकती हैं। जस्ट आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करना है कि उसके डेरिवेटिव को रिप्लेस कर देना है उसके एक और फंक्शन से। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑर्डर में जब आ गई तो उसके डिफरेंट वे से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का एक वे है। तरीकाकार तकरीबन वही है जो अभी आपने पिछली एग्जांपल में डिस्कस किया, तो उसी तरीके से इसको देखा जा सकता है। उसी तरह रस्किन चेक कर लिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया।